हेलो बच्चों, अभी इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है डीएनए। ये 6.1 हेडिंग के अंडर में एनसीईआरटी में दिया हुआ है द डीएनए। ठीक है, ये पेज नंबर 96 पे मिलेगा। एनसीईआरटी 12th एनसीईआरटी पेज नंबर 96 को पढ़ा रहा हूं मैं अभी आपको। डीएनए देखो, डीएनए का फुल फॉर्म आपको सब में पहले पता होना चाहिए। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो बच्चों इसमें एक बात समझो अभी आप कि यहां पर नाम के अंदर ही देखो क्या आ रहा है, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, नाम के अंदर ही क्या आ रहा है, न्यूक्लिक एसिड। तो सर एक्चुअल में ये न्यूक्लिक एसिड है क्या? तो ये न्यूक्लिक एसिड जो बोल रहे हैं हम लोग, ये स्पेसिफिकली एक पॉली न्यूक्लियोटाइड होता है। ये पॉली न्यूक्लियोटाइड। तो सर पॉलीन्यूक्लियोटाइड समझने से पहले हमको यह बताइए कि न्यूक्लिक एसिड के बारे में कैसे पता चला। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है फ्रेडरिक मिशर। क्या नाम है उनका? फ्रेडरिक मिशर। ये फ्रेडरिक मिशर का ईयर भी दिया है बच्चों, 1869। क्या ईयर दिया हुआ है? 1869। ये जो ईयर दिया हुआ है ये पेज नंबर 97 पे मिलेगा आपको। एनसीईआरटी पेज नंबर 97 सेकंड पैराग्राफ में मिलेगा आपको। एनसीईआरटी पेज नंबर 97 के सेकंड पैराग्राफ में मिलेगा फ्रेडरिक मिशर के बारे में। तो बच्चों बोलिए, अभी आप मेरे साथ बोलना लगेगा आपको। फ्रेडरिक मिशर ईयर 1986 सॉरी 1969 1869। क्या है ये? 1869। क्या बोलना लगेगा आपको? 1869 राइट। नेक्स्ट देखो, ये फ्रेडरिक मिशर है ना, एक पस सेल पे काम कर रहे थे। पस सेल मतलब आपको समझ में आ रहा है? मार लगने के बाद जो पस बनता है, स्पेसिफिकली उसके अंदर आपको मिलता है WBC। क्या मिलता है उसमें? स्पेसिफिकली WBC। तो अब इससे हमको एक बात पता चली कि सर फ्रेडरिक मिशर WBC को देख रहे थे। फ्रेडरिक मिशर WBC को देख रहे थे। गौर से सुनिए बच्चों, फ्रेडरिक मिशर WBC की स्टडी कर रहे थे और WBC की स्टडी करते वक्त में उनको यह पता चला कि इस WBC के न्यूक्लियस के अंदर, गौर से सुनिए अभी, WBC के न्यूक्लियस के अंदर एक सब्सटेंस प्रेजेंट है। एक सब्सटेंस प्रेजेंट है और ये सब्सटेंस जो है ना, ये स्पेसिफिकली फॉस्फेट कंटेनिंग है। फॉस्फेट कंटेनिंग है और ये एसिडिक इन नेचर है। क्या है ये? एसिडिक इन नेचर है। देखो एनसीईआरटी ये वर्ड यूज कर रही है, एसिडिक नेचर है। ठीक है, और देखो अब ये WBC के न्यूक्लियस के अंदर मिल रहा है। WBC के न्यूक्लियस के अंदर मिल रहा है। तो अंदर के लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे इन। अंदर का मतलब क्या है? इन। कहां पे? इन मतलब किसकी बात कर रहे हैं? तो किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर। दैट्स व्हाई इट्स नोन एज न्यूक्लिन। क्या नाम रखा उन्होंने उसका? न्यूक्लिन। लेकिन इन्हीं और एक आगे चलकर देखेंगे हम लोग कि इसका एसिडिक नेचर या इसको न्यूक्लिक एसिड बोला जा सकता है। ये बोलने वाले साइंटिस्ट अल्टमन है। साइंटिस्ट कौन है? अल्टमन। लेकिन अब एनसीईआरटी आपकी फ्रेडरिक मिशर की बात कर रही है तो आपने फ्रेडरिक मिशर ही याद रखना है। आपने किसको याद रखना लगेगा? फ्रेडरिक मिशर को ही याद रखना लगेगा। तो ये बातें आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है, तो आपको पता चल गया कि सर वो एसिडिक इन नेचर है। दैट्स व्हाई इट्स नोन एज न्यूक्लिक एसिड। क्या बोल रहे हैं इसको? न्यूक्लिक एसिड। मतलब इसका नेचर भी आपको समझ में आ गया कि सर वो एसिडिक इन नेचर है। तो बच्चों थोड़ा सा एक बात बता रहा हूं मैं, ये एसिडिक नेचर उस डीएनए को मिलता है फॉस्फोरिक एसिड के प्रेजेंस के वजह से। किसकी वजह से मिलता है? फॉस्फोरिक एसिड के प्रेजेंस के वजह से मिलता है। यहां तक अब आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये बातें मैंने आपको बता दी है स्पेसिफिकली 97 पे पेज नंबर, मतलब ऊपर से अगर देखेंगे आप लोग तो पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा फ्रेडरिक मिशर के बारे में। इसका ईयर भी याद रखना है आप लोगों ने, 1869। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सर अब यहां पर अब एक बात देखो कि एनसीईआरटी अब जब डीएनए के बारे में जिस पैराग्राफ में इसके बारे में लिख रही है तो वहां पर क्या लिख रही है कि ये लेंथ, अब किसकी बात कर रही है? वो लेंथ की बात कर रही है। लेंथ, अगर लेंथ की बात कर रही है तो ये बोल रही है कि अगर किसी डीएनए का लेंथ अगर आपको पता करना है, किसी डीएनए की लेंथ पता करना है, तो देखो आप लोग कि उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब क्या है कि सर यहां पर वर्ड आ गया न्यूक्लियोटाइड, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोल रहे हैं।
इसका मतलब क्या है कि वो जो लेंथ है, जो न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे हैं हम लोग, तो न्यूक्लियोटाइड इसका मतलब क्या है कि सर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसका नाम पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। उसी को क्या बोल रहे हैं बच्चों, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोल रहे हैं। तो अब ये जो लेंथ, अगर न्यूक्लियोटाइड कितने हैं उस पे से हम लोग लेंथ निकाल सकते हैं। अगर न्यूक्लियोटाइड बोल रहे हैं तो देखो, अगर डीएनए रहने दो या आरएनए रहने दो, हम लोग न्यूक्लियोटाइड से उसकी लेंथ निकाल सकते हैं। तो अब एनसीईआरटी ने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पे। एनसीईआरटी ने 4 एग्जाम्पल दिए आपको, वो 4 एग्जाम्पल आपने याद ही रखना है। पहला है 5x174। बोलो बच्चों 5x174। देखो ये x है, इंटू नहीं बोलना इसको, x है। 5x174 एक्चुअल में एक बैक्टीरियोफाज है। दूसरा बैक्टीरियोफाज का नाम दिया आपको लैम्डा बैक्टीरियोफेज। क्या दिया हुआ है, लैम्डा बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज, फेज बोलो या बैक्टीरियोफाज बोलो। तीसरा जो नाम दिया है वो है ई कोलाई, ई कोलाई। और चौथा जो नाम दिया है वो दिया है ह्यूमन हैप्लॉइड सेल। ठीक है, तो उसी के साथ में इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आगे का भी बताता हूं आपको कि ह्यूमन डिप्लॉइड सेल का क्या है। चलो देखो बच्चों, देखो कॉन्सेंट्रेशन से सुनो अभी। देखो 5x174 में 5386 न्यूक्लियोटाइड हैं। 5386 न्यूक्लियोटाइड हैं इसमें। क्या बोल रहा है एनसीईआरटी, आप समझ में आ रहा है आपको? 5x174 में 5386 न्यूक्लियोटाइड है। उसी तरह से लैम्डा बैक्टीरियोफाज की अगर बात करेंगे तो इसमें 48,000 मतलब 500 मतलब क्या बोलेंगे 2, मतलब इसमें 48,502 न्यू बेस पेयर है। इसमें क्या है, ये बेस पेयर है। बच्चों बोलते चलो बोलना लगेगा आपको। जहां पर भी आप सुन रहे हो आप बोलते चलो ताकि आपको ये चीजें याद हो जाएं। 5x174 में 5386 न्यूक्लियोटाइड हैं। उसी तरह से लैम्डा बैक्टीरियोफाज में 48,502 न्यू बेस पेयर हैं। उसी तरह से ई कोलाई की अगर बात करेंगे तो 4.6 इंटू 10 टू द पावर 6 बेस पेयर हैं। इसमें कितने बेस पेयर हैं बच्चों? 4.6 इंटू 10 टू द पावर 6 बेस पेयर हैं। ई कोलाई के अंदर 4.6 इंटू 10 टू द पावर 6 बेस पेयर हैं। बोलते चलो बच्चों, याद करना है, तुरंत याद करना है भी आपने। नेक्स्ट ह्यूमन हैप्लॉइड सेल की अगर बात करेंगे तो 3.3 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर हैं। इसमें कितने बेस पेयर हैं बच्चों? 3.3 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर है। और उसी तरह से ह्यूमन डिप्लॉयड सेल में 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर होंगे। कितने बेस पेयर होंगे? 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर होंगे। तो बोलते चलो बच्चों, एक बार मेरे पीछे बोलिए अभी आप। 5x174 5386 न्यूक्लियोटाइड है। लैम्डा बैक्टीरियोफाज में 48,502 बेस पेयर है। उसी तरह से ई कोलाई में 4.6 इंटू 10 टू द पावर 6 बेस पेयर है। उसी तरह से ह्यूमन हैप्लॉइड सेल में 3.3 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर है। उसी तरह से ह्यूमन डिप्लॉयड सेल में 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर। देखो बच्चों, ये बोलना लगेगा आपको। और सर यहां पर ये जो डेटा देख रहे हैं हम लोग, तो आपको एक बात अच्छे से पता होनी चाहिए, गौर से सुनिए बच्चों, कि डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए स्ट्रक्चर कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। मतलब यहां पर अगर एडेनिन है तो आगे यहां पर क्या होगा? थायमिन होगा। यहां पे साइटोसिन है तो ग्वानिन होगा। मतलब ऐसे 2 स्ट्रैंड है और ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो देखो, अगर डीएनए की, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की अगर हमको लेंथ मेजर करना है तो हम लोग बेस पेयर के हिसाब से भी मेजर कर सकते हैं। लेकिन आरएनए जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। आरएनए कैसा है? सिंगल स्टैंडर्ड होता है। जैसा कि अब देखो, ये UGC ऐसे, ठीक है। देखो मैं यहां पर जानबूझ के यू लिख रहा हूं, मतलब याद रखिए कि यूरासिल जो होता है वो आरएनए में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट सर, अगर न्यूक्लियोटाइड की लेंथ से भी हम लोग पता कर सकते हैं, या तो हम लोग बेस पेयर की लेंथ से भी पता कर सकते हैं। यहां तक बेस पेयर कितने हैं उस हिसाब से भी हम लोग पता कर सकते हैं। तो यहां पर और एक बात आपको बच्चों अच्छे से समझना है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन से सुनिए अभी। देखो यहां पर जो आपको नाम लिखे हुए हैं ऑर्गेनिज्म के, उसमें सभी मैक्सिमम जितने ऑर्गेनिज्म यहां पे लिखे हुए हैं उनके सभी के आगे बेस पेयर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बच्चों? बेस पेयर लिखा हुआ है। लेकिन एक 5x174 जो है उसके आगे 5386 न्यूक्लियोटाइड लिखा हुआ है। तो इससे आपको बात पता होनी चाहिए कि सर ये जो न्यूक्लियोटाइड की बात चल रही है, इसका मतलब ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। इसमें क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। और बाकी जितने भी हैं वो सभी के सभी क्या हैं?
डबल स्टैंडर्ड डीएनए हैं। देखो बच्चों, इस पे आपने गौर किया होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि देखो कितना पिन पॉइंट देखना लगेगा, आपको अच्छे से समझना लगेगा एनसीईआरटी को, ताकि आपके क्वेश्चन पूरे के पूरे करेक्ट हो। देखो गौर से सुनो, देखो 5x174 में आपको न्यूक्लियोटाइड का नंबर दिया हुआ है। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? जो न्यूक्लियोटाइड का नंबर, इसका मतलब यह है कि सर वो सिंगल स्ट्रैंड की बात कर रहा है। और जब नीचे की जब बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहां पर बेस पेयर की बात कर रहे हैं। इसका मतलब यहां पर डबल स्टैंडर्ड डीएनए की बात आ रही है। तो ये भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो बच्चों, आपको यह बात पता होनी चाहिए कि 4 ऐसे वायरसेस हैं, सुनो अभी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, 4 ऐसे वायरसेस हैं जिनमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। एक 5x174, दूसरा M13, थर्ड होता है S13, M13, S13, और फोर्थ जो है उसको बोलते हैं कॉलीफेज एफडी, कॉलीफेज एफडी। देखो मैं यहां पर साइड में लिख देता हूं ताकि कुछ बच्चों को अगर लिख कर लेना होगा तो लिख कर भी ले सकते हैं। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है लेकिन याद रख सकते हैं अभी आप, क्या है 5x174, उसके अलावा M13, फिर S13 और कॉलीफेज, कॉलीफेज एफडी, कॉलीफेज एफडी, कॉलीफेज एफडी। ये 4 वायरसेस ऐसे हैं जिनमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, जिनमें क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। तो अब ये आपको समझ में आना चाहिए। देखो बच्चों, पिछला जो वीडियो था इंट्रोडक्शन वाला, उसमें मैंने आपको बताया था कि आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है। तो आरएनए जेनेटिक मटेरियल वाले 2 वायरसेस के नाम आपके एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, वैसे 3 भी लिखे हुए हैं आप अगर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज अगर पढ़ते हो तो। एक तो है आपको क्यूबी बैक्टीरियोफाज, एक है टोबैको मोज़ेक वायरस, और एक है HIV वायरस जो रेट्रो वायरस है, वो आरएनए वायरस है। याद रखो बच्चों, वो क्या है? आरएनए वायरस। और अगर ये लैम्डा बैक्टीरियोफाज भी एक वायरस है, लेकिन ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। तो बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आया होगा। ये बातें आपकी एनसीईआरटी में द डीएनए बोलकर जो पैराग्राफ लिखा हुआ है उसके अंदर लिखी हुई है। इसको मिस मत करो, इसको मिस मत करो, अच्छे से पढ़ो इसको, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग एक्चुअल में स्ट्रक्चर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। डीएनए किसको बोलते हैं, क्या नहीं, डिटेल में देखेंगे। चलो बच्चों, चलो बोलते चलो बच्चों, एक एक बार रिवाइज करो, रिवाइज करते चलो। बोलो 5x174 में कितने न्यूक्लियोटाइड हैं? 5386 न्यूक्लियोटाइड हैं। उसके बाद लैम्डा बैक्टीरियोफेज के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड हैं बच्चों? बोलो 48,502 बेस पेयर हैं। उसी तरह से इकोलाई के अंदर 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर हैं। उसी तरह से ह्यूमन हैप्लॉइड सेल में बोलो बच्चों कितने हैं? 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर हैं। और उसी तरह से ह्यूमन डिप्लॉइड सेल में कितने हैं? 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर हैं। अब हम लोग एक्चुअल में डीएनए के स्ट्रक्चर को समझने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा अभी कॉन्सेंट्रेशन से सुनिए, चीजों को समझने की कोशिश करिए, और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा जो मैं बताने वाला हूं, ठीक है। चलो देखो सर, डीएनए की अगर बात करेंगे तो बेसिकली अगर मैं बायोमॉलिक्यूल चैप्टर से कंसर्न करूं, बायोमॉलिक्यूल चैप्टर से अगर कंसर्न करूं, तो आपको याद है, देखो बच्चों, आपने वहां पे एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा स्पेसिफिकली। उसमें आपने पढ़ा होगा कि सर एक लीवर का पीस लो या तो लीव्स लो, उसको आपने ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के अंदर ट्राइचुरेट किया था, और ट्राइचुरेट करने के बाद आपने उसको फिल्टर किया था। तो जो ऊपर रहे उसको रिटेंटेड बोला था, जो नीचे आए उसको फिल्ट्रेट बोला था। जो ऊपर रह गए उसको रिटेंटेड बोला था, जो नीचे आ गए उसको फिल्ट्रेट बोला था। इसका मतलब क्या है कि सर ये जो डीएनए है, ये एक्चुअल में रिटेंटेट में होता है। मतलब ये न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड है मतलब वो कहां रहेगा? रिटेंटेट में रहेगा। इसीलिए सर इसको और अच्छे से अगर बोलना है तो इसको बोल सकते हैं हम लोग बायो मैक्रोमोलिक्यूल। क्या बोल सकते हैं हम इसको? बायो मैक्रोमोलिक्यूल। देखो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? बायो मैक्रोमोलिक्यूल। तो याद रखो बच्चों, डीएनए क्या है? एक बायो मैक्रोमोलिक्यूल है। नेक्स्ट सर, ऊपर जो रिटेंटेट में रह रहे हैं उनमें से एक प्रोटीन है, एक पॉलीसैकेराइड है, और उसके साथ में न्यूक्लिक एसिड है। और न्यूक्लिक एसिड में हम लोगों ने क्या बोला? अब ये डीएनए, अब स्पेसिफिकली डीएनए की बात कर रहे हैं। जितने भी ऊपर के रहने वाले बायोमॉलिक्यूल हैं वो सब बायो मैक्रोमोलिक्यूल हैं एक्सेप्ट लिपिड। याद करो बच्चों, एक्सेप्ट लिपिड, क्योंकि लिपिड जो है वो पॉलीमर नहीं है, वो मतलब मोनोमेरिक ही है, लेकिन वो माइसेल्स बनाने की वजह से ऊपर रह गया था। माइसेल्स बनाने की वजह से वो ऊपर रह गया था। चलो देखो, तो उसके में और एक बात क्लियर हो गई हमको कि सर वहां पर रिटेंटेट में रहने वाले जितने भी बायो मैक्रोमोलिक्यूल हैं वो सब के सब पॉलीमर हैं। तो इसका मतलब डीएनए मतलब न्यूक्लिक एसिड भी क्या होगा? पॉलीमर होगा।
और आपको 100% ये बात पता है बच्चों कि जो भी कोई पॉलीमर होता है वो मोनोमेरिक सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ होता है। वो किससे मिलकर बना हुआ है? मोनोमेरिक सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ रहता है। और वो जो मोनोमेरिक सब्सटेंस है उसी को, मतलब यहां पॉलीमर किससे बना हुआ है? मोनोमेरिक से सब्सटेंस से, मतलब मोनोमर से मिलकर बना हुआ है। और इस मोनोमर का नाम बच्चों, इस मोनोमर का नाम होता है न्यूक्लियोटाइड। क्या होता है उसका नाम? न्यूक्लियोटाइड। अगर हम लोग न्यूक्लियोटाइड को समझ जाते हैं बच्चों, अगर हम लोग न्यूक्लियोटाइड को समझ जाते हैं, इसका मतलब है कि हम लोगों ने मोनोमर को समझ लिया, और इस न्यूक्लियोटाइड को अगर जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? पॉलीमर बन जाएगा। और यही पॉलीमर मतलब क्या है? न्यूक्लिक एसिड, मतलब डीएनए या आरएनए हो सकता है। अब इसको समझने के लिए और एक एग्जांपल देता हूं आपको। कंसीडर करो, एक आपने है ना फूलों का एक बड़ा सा हार बनाया। उसमें वो जो हार जो बनाया ना फूलों का, तो हर एक वो जो पूरा हार मतलब डीएनए या आरएनए है, ठीक है। और उसमें से लगा हुआ हर एक जो फूल है, हर एक जो फ्लावर है, वो एक न्यूक्लियोटाइड है। हर एक फ्लावर एक न्यूक्लियोटाइड है। ऐसे आप इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड, तो इसका मतलब और एक क्लियर हो गया सर हमको। अगर हम लोगों ने न्यूक्लियोटाइड को अगर समझ लिया, हम लोगों ने अगर न्यूक्लियोटाइड को समझ लिया, तो इसको सिर्फ हमको अरेंज करना है। और अरेंज कर देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? एक न्यूक्लियोक एसिड की चेन बन जाएगी। और उसी न्यूक्लिक एसिड को हमको अभी, मतलब हम लोग वो बनने वाली चेन या तो डीएनए की होगी या तो आरएनए की होगी। अब वो कैसा है हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलो देखो अभी, अब इसको मैं एक आपको कहानी के फॉर्म में समझाने की कोशिश करता हूं। देखो बच्चों, कहानी के फॉर्म में समझने की कोशिश करो अभी इसको, ठीक है। देखो अब एक कहानी बता रहा हूं आपको, गौर से सुनो। कंसिडर करो कि ये एक सेल है। बोलो ये क्या है? एक सेल है। इस सेल में एक न्यूक्लियस है। सेल में क्या है? न्यूक्लियस। और आपको पता है कि सर न्यूक्लियस में, अगर ये न्यूक्लियस स्पेसिफिकली अगर हम लोग बात कर रहे हैं इंटरफेजिक न्यूक्लियस की, मतलब जो डिवीजन में इन्वॉल्व नहीं है, उस न्यूक्लिक एसिड, मतलब उस न्यूक्लियस के अंदर हमको सर क्रोमैटिन मिलेगा, मतलब डीएनए का ऐसी थ्रेड मिलेगी, इसको हम लोग क्रोमैटिन बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे कितने थ्रेड होंगे? 46। कितने थ्रेड होंगे? क्योंकि हम लोग ह्यूमन सेल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ह्यूमन सेल की। तो देखो अब मैं आपको समझाने के लिए एक बात बता रहा हूं, गौर से सुनिए बच्चों, अच्छे से समझो। देखो बेसिक चीजें समझा रहा हूं मैं, एक बार गौर से कंसंट्रेशन से सुनकर समझने की कोशिश करो, ठीक है। देखो आप यहां पर, आप सेल के बाहर, अब हर एक ने आपने इमेजिन करना है कि आप सेल के बाहर रुके हुए हैं। कहां रुके हुए हैं आप? सेल के बाहर। अब आपने क्या किया? सेल में एंटर किया, ठीक है। तो देखो बच्चों, और एक बात समझ में आना चाहिए, सर हमको यह पता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड से बनी हुई है। सेल मेम्ब्रेन लिपिड से, तो सर हम लोग डायरेक्ट एंटर नहीं कर सकते, तो हमको क्या चाहिए? सर हमको एक कवर पहनना लगेगा। और ये कवर मतलब लिपिड का कवर है। तो आपको पता है लाइक डिजॉल्व लाइक, तो आप आसानी से कहां चले गए? अभी साइटोप्लाज्म में चले गए, ठीक है। कहां चले गए अभी आप लोग? साइटोप्लाज्म में चले गए, ठीक है। जैसे ही आप साइटोप्लाज्म में चले गए तो आपने देखा कि एक हाउस है, एक बहुत प्रेशियस हाउस है, घर, ठीक है। एक बहुत प्रेशियस घर है जिसके बहुत ज्यादा काम चल रहा है उसके अंदर। तो आप उसके नजदीक जाकर देखा आपने, तो आपको पता चला कि वो न्यूक्लियस है। क्या पता चला आपको? वो न्यूक्लियस है। क्या पता चला आपको? वो न्यूक्लियस है। तो आपने है ना उस न्यूक्लियस के अंदर जाने की कोशिश की, तो आपको पता चला कि सर उस न्यूक्लियस में न्यूक्लियर पोर है। क्या है इसमें? न्यूक्लियर पोर है। क्या है इसमें? न्यूक्लियर पोर है। तो अब आपने देखा, चलो मैं न्यूक्लियर पोर से अंदर एंटर होता हूं, तो आप एंटर हो गए कहां पर? न्यूक्लियर पोर के अंदर, ठीक है। न्यूक्लियर पोर से आपने एंटर किया न्यूक्लियस में। जैसे ही आप न्यूक्लियस में चले गए, बच्चों गौर से सुनिए, जैसे ही आप न्यूक्लियस में चले गए तो आपने देखा कि वहां पर ऐसे 46 घर हैं। अंदर क्या है? 46 घर है। 46 घर मतलब आप समझने के लिए ऐसे समझो कि 46 क्रोमोसोम है, और 46 क्रोमोसोम है बोलो, या तो 46 क्रोमैटिन है। अब आपने जैसी एक घर के अंदर देखा झांक कर, तो आपको पता चला कि सर एक यहां पर है ना एक ऐसी लंबी थ्रेड है, मतलब वो जो खर है मतलब क्या है? एक लंबा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। और वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मतलब क्या है? सर ये डीएनए है। क्या है ये? डीएनए है। तो आपने क्या किया? उसके नजदीक जाकर देखा डीएनए के, तो आपको पता चला कि सर ये डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है और हेलिकल स्ट्रक्चर है। डबल स्ट्रैंडेड और हेलिकल स्ट्रक्चर है। डबल स्ट्रैंडेड और हेलिकल स्ट्रक्चर है। हेलिकल स्ट्रक्चर है। तो अब आपने सोचा कि चलो अब मैं क्या करता हूं, इस हेलिकल स्ट्रक्चर को खोल कर देखता हूं। तो
तो आपको पता चला कि सर यहां पर ये जो डीएनए है, डीएनए, तो अब इसके क्या हो गया कि आपको ऐसे दो अलग अलग स्ट्रैंड दिख रहे हैं, डीएनए के दो स्ट्रैंड है। तो आपने क्या किया, एक स्ट्रैंड को पकड़ा और सोचा कि इसके अंदर क्या है देखेंगे, तो आपको पता चला कि इस स्ट्रैंड में एक ही मॉलिक्यूल ऐसे कंटिन्यूअसली रिपीट कर रहा है। तो आपने देखा कि चलो अगर इस मॉलिक्यूल को पता करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि डीएनए किससे बना हुआ है। तो आप जब इसके नजदीक आप जाकर देखा आपने, तो पता चला कि अरे सर ये तो न्यूक्लियोटाइड है। क्या है वो, न्यूक्लियोटाइड है। क्या है वो, न्यूक्लियोटाइड है। तो इसका मतलब क्या है कि अब न्यूक्लियोटाइड को अगर हम लोग समझेंगे और उसका अरेंजमेंट कर देंगे तो लंबी जो चेन बन जाएगी, पॉलीमेरिक जो चेन बन जाएगी, उसी को हम लोग स्ट्रैंड बोलेंगे। डीएनए का बोलो या आरएनए का बोलो। देखो अब आप यहां तक गए तो आप चुप बैठेंगे क्या, यहां तक गए आप तो क्या चुप बैठेंगे। तो आपने क्या किया, न्यूक्लियोटाइड के अंदर भी झांक कर देखा इसमें क्या है, उसके अंदर झांक कर देख रहे हैं हम लोग न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या है। तो पता चला अरे ये न्यूक्लियोटाइड है ना, ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ है अंदर। एक है न्यूक्लियोसाइड, क्या है न्यूक्लियोसाइड, और क्या है फॉस्फेट। मतलब ये कौन सा फॉस्फेट है, फॉस्फोरिक एसिड का फॉस्फेट है, फॉस्फोरिक एसिड का फॉस्फेट है। आपने अंदर झांक कर देखा तो फॉस्फोरिक एसिड और न्यूक्लियोसाइड है, ये दोनों मिलकर क्या है, न्यूक्लियोटाइड बन रहा है। फिर आप यहां पर भी चुप नहीं बैठे, आपने क्या किया, न्यूक्लियोसाइड को ओपन करके देखा तो पता चला अरे ये फिर दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। और वो दो चीजें क्या है, तो एक आपको पता चला कि सर इसमें नाइट्रोजन बेस है, नाइट्रोजन बेस, और एक है राइबोज शुगर। और यहां की जो राइबोज शुगर है मतलब ये पेंटो शुगर है, लेकिन यहां पर डीऑक्सी राइबोज शुगर है। कौन सी शुगर है, डीऑक्सी राइबोज शुगर है। फिर भी आप चुप नहीं बैठे, फिर भी आप चुप नहीं बैठे, आपने क्या किया, नाइट्रोजन बेस को भी देखा कि अरे ये नाइट्रोजन बेस फिर दो तरह के दिख रहे हैं, नाइट्रोजन बेस फिर दो तरह के दिख रहे हैं। एक देखा आपने प्यूरीन और एक देखा पिरिमिडीन या पायरिमिडीन, जो भी बोलना है बोल सकते हैं आप लोग। तो प्यूरीन या पायरिमिडीन, अब जब प्यूरीन को देखा हमने तो पता चला कि अरे इसमें फिर दो हैं, एडेनिन और ग्वानिन, एडेनिन और ग्वानिन। और फिर पायरिमिडीन को देखा, इसमें फिर दो अलग अलग तरह के हैं। मतलब क्या है, साइटोसिन, साइटोसिन और थायमिन, थायमिन, साइटोसिन और थायमिन। और यहां पर मैं स्टार मार्क करके लिख रहा हूं, स्टार मार्क करके लिख रहा हूं, अलग से लिख रहा हूं यहां पे कि अगर ये आरएनए होगा, आरएनए, तो इस थायमिन को रिप्लेस करके यूरासिल होगा। यहां थायमिन को रिप्लेस करके क्या होगा, यूरासिल होगा। देखो बच्चों, अब आपकी ये जर्नी कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग जर्नी में रिवर्स में जाएंगे, जर्नी में अब हम लोग रिवर्स में जाएंगे। देखो हमने क्या देखा कि नाइट्रोजन बेस है, उसमें प्यूरिन और पिरिमिडिन है, प्यूरिन में दो एडेनिन ग्वानिन है, पायरिमिडिन में साइटोसिन थायमिन है। अगर आरएनए होगा तो यूरासिल होगा, थायमिन को रिप्लेस करके यूरासिल होगा। तो ये नाइट्रोजन बेस और डीऑक्सीराइबोज शुगर आपने जोड़ दिया तो बन गया न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट को जोड़ दिया तो बन गया न्यूक्लियोटाइड। अभी न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक लॉन्ग पॉलीमेरिक चेन बनी, उसको हम लोगों ने डीएनए का स्ट्रैंड बोला। ऐसे दो स्ट्रैंड मिलकर डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर बन रहा है। और ये डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर कहां पर है, क्रोमोसोम में बोलो या तो क्रोमैटिन में प्रेजेंट है। और फिर वहां से अब बाहर आए, वहां से फिर साइटोप्लाज्म में आए और साइटोप्लाज्म से फिर सेल के बाहर आ गए। तो समझ गए बच्चों, ये जर्नी अब आपको पसंद आई होगी कि आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे कि क्या है। तो अब मैं इसको एक फ्लो डायग्राम, फ्लो चार्ट के फॉर्म में एक बार लिख कर देता बताता हूं, फिर हम लोग देखेंगे आगे। देखो गौर से सुनिए अभी, हाँ ये तो समझ में आ गया अच्छे से। इस जर्नी को अगर आप फॉलो करोगे तो आपको चीजें आसान हो जाएंगी। चलो ठीक है, देखो अब हम लोग क्या बोल रहे हैं। देखो सर आपने बोला, हमको पहले बताया कि डीएनए है, गौर से सुनिए, डीएनए है। इस डीएनए में गौर से सुनिए, डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। अगर हम लोग डीएनए की बात कर रहे हैं तो इसको अच्छे से और बोल सकते हैं हम लोग डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, मतलब डीऑक्सीराइबो पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड किससे बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड से, न्यूक्लियोटाइड से, ठीक है। इसको बोल सकते हैं हम लोग डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। एनसीईआरटी ये वर्ड यूज कर रही है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। तो देखो अब न्यूक्लियोटाइड में मैंने बोला कि दो चीजें हैं, न्यूक्लियोटाइड में कितनी चीजें हैं, दो चीजें हैं। देखो एक है, गौर से सुनिए अभी, एक मैंने क्या बोला, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड, और दूसरा होता है फॉस्फेट। दूसरा क्या है, फॉस्फेट। फॉस्फेट ये कहां से आया हुआ है,
फॉस्फोरिक एसिड वाला फॉस्फेट है ये, फॉस्फोरिक एसिड। क्यों मैंने ऐसे बोला फॉस्फोरिक एसिड वाला फॉस्फेट? क्योंकि फॉस्फेट के और भी सोर्सेस हैं, जैसा एटीपी सोर्स है, जैसा NADP सोर्स है, उसी तरह ये फॉस्फेट कहां का है? फॉस्फोरिक एसिड वाला है। तो अब हम लोगों ने क्या देखा? न्यूक्लियोसाइड में फिर से दो चीजें हैं, देखो अभी, एक है डीऑक्सी राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर, या अगर आरएनए होगा तो राइबोज शुगर, और दूसरा क्या है? नाइट्रोजन बेस। क्या है ये? नाइट्रोजन बेस। क्या है ये? नाइट्रोजन बेस। अब नाइट्रोजन बेस फिर दो तरह के हैं, एक को बोला हम लोगों ने प्यूरीन, क्या बोला? प्यूरीन, और एक को बोला पाइरीमिडीन, क्या बोला? या पिरीमिडीन, जो भी बोलना है बोल सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट, ये प्यूरीन जो है इसमें फिर दो अलग अलग टाइप है, एडेनिन और ग्वानिन, एडेनिन और ग्वानिन। और उसी तरह से पाइरीमिडीन की अगर बात करेंगे तो इसमें क्या है? एक है साइटोसिन और थायमीन, साइटोसिन और थायमीन, साइटोसिन और थायमीन। और मैंने फिर यहां पर स्टार मार्क करके क्या बोला? अगर यहां पर थायमीन को रिप्लेस कर दूंगा मैं स्टार मार्क करके यूरासिल से, तो आप समझ जाना कि वो आरएनए की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? आरएनए की बात चल रही है। तो देखो बच्चों, ऐसे याद रखो अभी आप लोग। देखो सर, न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोसाइड है और फॉस्फेट है, तो देखो, और न्यूक्लियोसाइड में तो लास्ट में क्या वर्ड आ रहा है? देखो, साइड। तो ऐसे याद रखो कि आपने फॉस्फेट को साइड को कर दिया, फॉस्फेट को साइड को कर दिया मतलब न्यूक्लियोसाइड। और अगर आपने फॉस्फेट को टाइड कर दिया किसके ऊपर? न्यूक्लियोसाइड के ऊपर, तो बन गया न्यूक्लियोटाइड। समझ गए बच्चों अच्छे से? तो यहां तक आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहां पर अब केमिकली ये डीएनए क्या है, ये अगले लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।